क्या अमेरिका सच में सपनों का देश है, या फिर हम एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जो अब टूट चुका है? 40 साल, पूरे 40 साल मैंने उस देश को दिए जिसे दुनिया अमेरिका कहती है। अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ उस देश के नाम कर दिया। लेकिन आज, जब मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और जीवन की शाम आ चुकी है, तो मेरे हाथ में क्या है? डर, अकेलापन, या फिर एक ऐसा खालीपन जो भरने का नाम नहीं ले रहा। नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 65 साल है और मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 1980 के दशक में जब मैंने भारत छोड़ा था, तो सबकी आंखों में एक ही चमक थी, अमेरिका जाने की चमक। लोग कहते थे कि राजेश की किस्मत खुल गई है, वह अब डॉलर्स में कमाएगा, बड़ी गाड़ियां चलाएगा और एक ऐसी दुनिया में रहेगा जो जन्नत से कम नहीं है। और सच कहूं तो शुरू के कुछ सालों तक मुझे भी यही लगा। लेकिन आज, जब मैं उस चमकते हुए कांच के महल को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे सिर्फ दरारें दिखाई देती हैं। वह ठंडी दिसंबर की रात थी। मैं और मेरी पत्नी सुनीता अपने सिएटल वाले घर में बैठे थे। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन हमारे दिल में जो ठंड थी, वह मौसम की नहीं, डर की थी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। हमारे घर से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर एक शॉपिंग मॉल में गोलीबारी हुई थी। 4 लोग मारे गए थे। यह वही मॉल था जहां सुनीता हर शाम टहलने जाती थी। उस दिन वह नहीं गई थी क्योंकि उसके घुटनों में दर्द था। अगर वह दूर तरभारी बारे गई होती तो? इस ख्याल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। सुनीता ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, राजेश, क्या हमने इसीलिए अपना देश छोड़ा था, ताकि बुढ़ापे में हम अपने ही घर में कैद होकर रह जाएं? अमेरिका में हम अमीर हो सकते हैं, लेकिन क्या हम सुरक्षित हैं? उसका सवाल मेरे कानों में गूंज रहा था। हमारे बच्चे, जो अब बड़े हो चुके थे और अमेरिका के अलग अलग शहरों में अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, उनके पास हमारे लिए समय नहीं था। अमेरिका की संस्कृति ही ऐसी है। यहाँ 18 साल का होते ही बच्चे परदेसी हो जाते हैं। हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन उन घरों में गूंजने वाली हंसी नहीं होती, सिर्फ सन्नाटा होता है। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। यह भारत से मेरे बचपन के दोस्त आलोक का वीडियो कॉल था। आलोक ने मुझसे कहा, राजेश, बहुत हो गया यार, अब बस भी कर। कब तक वहां डर डर के जिएगा? एक बार अपने वतन वापस तो आ। भारत अब वो भारत नहीं रहा जिसे तू छोड़कर गया था। यहाँ की हवा बदल गई है, यहाँ का मिजाज बदल गया है। अपनी मिट्टी की खुशबू तुझे बुला रही है। मैंने हंसते हुए कहा, आलोक, मुझे पता है तू अपने देश से प्यार करता है, लेकिन सच्चाई हम सब जानते हैं। वहाँ का ट्रैफिक, वो धूल, मिट्टी, वो भ्रष्टाचार, इस उम्र में मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं होगा। आलोक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू सिर्फ एक बार आ तो सही। अगर तुझे यह अच्छा न लगे, तो वापस चला जाना, लेकिन बिना देखे फैसला मत कर। उस रात मैंने और सुनीता ने फैसला किया, हम भारत जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ महीनों के लिए। यह देखने के लिए कि क्या वाकई हमारा देश बदल गया है या यह सिर्फ आलोक का भ्रम है। हमारे मन में हजारों सवाल थे। क्या हमें वहाँ अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी? क्या वहाँ हम सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या वहाँ का प्रदूषण हमारा स्वागत करेगा? लेकिन उस डर के साये में जीने से बेहतर था कि हम एक बार कोशिश करें। हमारी फ्लाइट ने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी। 14 घंटे का सफ़र था। मेरे मन में पुरानी यादें चल रही थीं। 1985 का वो दिन जब मैं पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकला था। वो भीड़, वो धक्का मुक्की, टैक्सी वालों की चिल्लाहट। मुझे लगा कि इस बार भी वही सब मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंने सुनीता का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही विमान के पहियों ने नई दिल्ली की जमीन को हुआ, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब हम विमान से बाहर निकले और टर्मिनल 3 में कदम रखा, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। क्या हम सच में भारत में हैं, या फिर हम गलती से दुबई या सिंगापुर आ गए हैं? वो चमचमाता हुआ फर्श, वो शानदार कलाकृतियां जो भारतीय संस्कृति की गाथा गा रही थीं, वो विशाल सूर्य नमस्कार की मूर्तियां, सब कुछ अद्भुत था। कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, सब कुछ इतना व्यवस्थित, इतना अनुशासित। जिस भारत को मैं गरीब और पिछड़ा समझकर छोड़ गया था, वो आज अपनी शान और शौकत के साथ मेरा स्वागत कर रहा था।
इमिग्रेशन काउंटर पर एक युवा अधिकारी बैठी थी। उसने मेरे अमेरिकी पासपोर्ट को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसने हिंदी में कहा, नमस्ते सर, वतन वापसी पर आपका स्वागत है। उस एक वाक्य ने वतन वापसी पर आपका स्वागत है मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अमेरिका में 35 साल रहने के बाद भी मैं हमेशा विदेशी ही रहा। किसी ने कभी मुझे यह महसूस नहीं कराया कि मैं उनका अपना हूं। लेकिन यहाँ इस एक अनजान अधिकारी ने मुझे यह एहसास दिला दिया कि मैं घर आ गया हूं। बैगेज क्लेम एरिया से बाहर निकलते वक्त मैं तैयार था कि अब टैक्सी वालों की भीड़ हम पर टूट पड़ेगी, लेकिन यह तो नज़ारा ही कुछ और था। ऐप से बुक की गई कैब ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां उसे होना चाहिए था। ड्राइवर ने बड़ी विनम्रता से हमारा सामान डिक्की में रखा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी नई थी, साफ थी और उसमें एसी चल रहा था। जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और हाईवे पर आए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या था? यह दिल्ली की सड़कें थीं। 16 लेन का एक्सप्रेसवे, चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ हरियाली और रात में जगमगाती हुई लाइट्स। मुझे याद है जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ के फ्रीवे देखकर हैरान हुआ था। मैं सोचता था कि मेरे देश में ऐसी सड़कें कभी नहीं बन पाएंगी, लेकिन आज मेरे सामने जो सड़क थी वह अमेरिका की टूटी फूटी पुरानी सड़कों से कई गुना बेहतर थी। सुनीता, जो अब तक चुप थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, राजेश, देखो सब कुछ कितना बदल गया है। मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया यह कौन सा रास्ता है? इतना जाम लगता था पहले यहाँ। ड्राइवर ने गर्व से पीछे मुड़कर देखा और कहा, साहब, यह नया भारत है। अब हम रुकते नहीं हैं, हम उड़ते हैं। यह द्वारका एक्सप्रेसवे है। आप अभी देखिए, आगे आपको और भी चमत्कार दिखेंगे। गाड़ी सरपट दौड़ रही थी। कहीं कोई गड्ढा नहीं, कहीं कोई झटका नहीं। मैं अपनी यादों को वर्तमान से मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। जिस देश को दुनिया सपेरों का देश कहती थी, आज वो देश चांद पर पहुंच चुका है। जिस देश को गरीब कहा जाता था, आज वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम अपने पुराने घर की तरफ जा रहे थे, जो अब गुरुग्राम के एक पॉश इलाके में था। रास्ते में मैंने गगनचुंबी इमारतें देखीं। 50 मंजिला, 60 मंजिला इमारतें रात की रोशनी में नहा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मैनहट्टन या शंघाई में हूँ। क्या यह वही देश है जहां बिजली जाना एक आम बात थी? जब हम अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचे तो सुरक्षा गार्ड ने हमें सलाम किया। पूरी प्रक्रिया डिजिटल थी। कोई रजिस्टर में नाम नहीं लिखना, कोई पूछताछ नहीं। बस एक कोड स्कैन किया और गेट खुल गया। घर में घुसते ही सबसे पहले जो चीज़ मैंने महसूस की वह थी शांति। अमेरिका में हमारे घर के बाहर सन्नाटा होता था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। यहाँ बाहर जीवन था, शोर नहीं बल्कि जीवन की आवाज़ें थीं, लेकिन घर के अंदर एक सुकून था। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो सूरज की किरणें बालकनी से अंदर आ रही थीं। मैं बाहर निकला। सामने पार्क में लोग योग कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग एक साथ बैठकर हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। यह दृश्य अमेरिका में देखने के लिए मैं तरस गया था। वहाँ बुजुर्ग सिर्फ नर्सिंग होम में दिखते हैं या फिर पार्क की किसी बेंच पर अकेले बैठे हुए, कबूतरों को दाना डालते हुए। लेकिन यहाँ तो जिंदगी थी। यहाँ समुदाय था। यहाँ कोई अकेला नहीं था। मैंने नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं पार्क में पहुंचा, एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझे देखकर हाथ जोड़ा और कहा, राम राम भाई साहब, नए आए हैं क्या? मैंने भी हाथ जोड़कर कहा, जी, अमेरिका से आया हूं, कुछ दिनों के लिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अमेरिका? अरे साहब, अब तो सारी दुनिया भारत आ रही है और आप अभी भी अमेरिका की बात कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ बैठिए, चाय पीजिए। बिना किसी जान पहचान के, बिना यह जाने कि मैं कौन हूं, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। उन्होंने मुझे अपने घर का बना हुआ नाश्ता ऑफर किया। उस एक पल में मुझे वह अपनापन मिला जो मैंने पिछले 35 सालों में खो दिया था। अमेरिका में पड़ोसी को यह भी नहीं पता होता कि साथ वाले घर में कौन मर गया है, और यहाँ एक अजनबी मुझे अपनी चाय में हिस्सेदार बना रहा था। उस दिन शाम को मुझे एक और झटका लगा जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मुझे अपनी डायबिटीज की दवाइयाँ लेनी थीं और मेरा बीपी चेक करवाना था।
अमेरिका में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे 3 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था, और अगर कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना, अमेरिका में डॉक्टर को लेने को अधिकार नाताना हो, तो 2 महीने लग जाते थे। ऊपर से बीमा होने के बावजूद हर विजिट का खर्चा इतना होता था कि आदमी बीमार होने से पहले 10 बार सोचे। मैंने सोचा कि यह भी वही सरकारी अस्पतालों वाली लंबी लाइनें होंगी या फिर प्राइवेट अस्पतालों की लूट होगी। मैंने अपने दोस्त आलोक को फ़ोन किया। आलोक, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, कोई अच्छा डॉक्टर बता दे, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलने में तो टाइम लगेगा ना? आलोक हंसा। राजेश, तू अभी भी 1980 में जी रहा है। अपना फ़ोन निकाल और ऐप से अपॉइंटमेंट बुक कर ले या फिर सीधे अस्पताल चला जा। मैं आलोक के कहे अनुसार पास के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गया। अस्पताल के अंदर घुसते ही मुझे लगा कि मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। रिसेप्शन पर डिजिटल कियोस्क लगे थे। मैंने अपना नाम डाला और टोकन ले लिया। सिर्फ 10 करना आपके सरकार गया है। मिनट। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरा नंबर आ गया। डॉक्टर एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने मेरी पूरी जांच की, बहुत तसल्ली से मेरी बात सुनी। अमेरिका के डॉक्टर्स के पास समय नहीं होता, वे सिर्फ 5 मिनट देते हैं और लैपटॉप पर टाइप करते रहते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखकर बात की। उन्होंने मुझे समझाया, मेरी डाइट के बारे में पूछा, और जब मैं बाहर आया और बिल देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कंसल्टेशन फीस सिर्फ $800, यानी $10। अमेरिका में इसके लिए मैं कम से कम $200 देता था। और दवाइयाँ, जेनेरिक मेडिकल स्टोर पर वही दवाइयाँ मुझे इतनी सस्ती मिलीं कि मुझे लगा शायद दुकानदार ने गलती की है। मैंने उससे पूछा, भैया आपने सही जोड़ा है ना? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, यह भारत है। यह सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हैं ताकि गरीब से गरीब आदमी भी इलाज करा सके। यह दवाई व्यापार नहीं, सेवा है। मैं सन्न रह गया। जिस देश को पश्चिमी मीडिया गरीब और लाचार दिखाता है, उसने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए वह कर दिखाया है जो दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका नहीं कर पाया। अमेरिका में लोग एम्बुलेंस बुलाने से डरते हैं क्योंकि उसका खर्चा हज़ारों डॉलर होता है, और यहाँ स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। शाम को घर लौटते वक्त मुझे सब्जी वाले से कुछ ताज़ी सब्जियां लेनी थीं। मैंने पर्स निकाला तो देखा कि मेरे पास भारतीय करेंसी कैश नहीं है, सिर्फ डॉलर्स और क्रेडिट कार्ड थे। मैं परेशान हो गया। मैंने सब्जी वाले से पूछा, भैया कार्ड लोगे क्या? सब्जी वाले ने, जो एक साधारण सा अनपढ़ दिखने वाला आदमी था, अपनी रेहड़ी पर लगा एक क्यूआर कोड दिखाया और बोला, साहब फोन तो होगा ना, स्कैन कर लो। मैं हैरान था। एक सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाला आदमी डिजिटल पेमेंट ले रहा है। अमेरिका में आज भी कई दुकानों पर कैश ओनली का बोर्ड लगा होता है। वहाँ चेक लिखने का पुराना रिवाज अभी भी चलता है। और यह भारत में एक सब्जी वाला भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। मैंने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन मेरे पास भारतीय पेमेंट ऐप नहीं था। तभी मेरे साथ खड़े एक युवक ने कहा, अंकल कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे देना जब आपके पास हो। उसने 1 सेकंड में, जी हाँ, सिर्फ 1 सेकंड में पेमेंट कर दिया। फ़ोन से एक आवाज़ आई, पेमेंट प्राप्त हुआ। न कोई मशीन, न कोई स्वाइप, न कोई झंझट। यह कैसे हुआ? मैंने हकलाते हुए पूछा। युवक ने गर्व से कहा, यह यूपीआई है अंकल, भारत का अपना आविष्कार। दुनिया में कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका और यूरोप अभी भी प्लास्टिक कार्ड्स में उलझे हैं, और हम फ़ोन से अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। गांव का किसान हो या शहर का बिजनेसमैन, आज भारत में हर कोई डिजिटल है। मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर उस क्यूआर कोड को घूरता रहा। मुझे बताया गया था कि भारत एक सपेरों का देश है। मुझे बताया गया था कि यह लोग आज भी बैलगाड़ी चलाते हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि भारत तकनीकी रूप से अमेरिका से 10 साल आगे निकल चुका था। यह वो भारत नहीं था जिसे मैं जानता था। यह एक जागृत, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत था। घर आकर मैंने सुनीता को यह किस्सा सुनाया। सुनीता, जो रसोई में खाना बना रही थी, उसने कहा, राजेश, सिर्फ तकनीक ही नहीं, यह का स्वाद भी बदल गया है। देखो, ये सब्जियां कितनी ताजी हैं।
अमेरिका की वो फ्रोजन बेस्वाद सब्जियां खा खाकर हमारी जीभ मर चुकी थी। आज जब मैंने यह भिंडी बनाई तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। यह हमारी मिट्टी की खुशबू है। उस रात हमने जो खाना खाया वह पिछले 40 सालों का सबसे स्वादिष्ट खाना था। न तो वह किसी महंगे रेस्टोरेंट का था और न ही उसमें कोई विदेशी मसाले थे। वह बस घर का बना साधारण खाना था, लेकिन उसमें प्यार और अपनेपन का स्वाद था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। हम भारत सिर्फ घूमने नहीं आए थे, हम यह टटोलने आए थे कि क्या हम यह अपनी बाकी जिंदगी बिता सकते हैं। क्या यह चमक धमक असली है या सिर्फ ऊपरी दिखावा? क्या यह कि हवा हमें रास आएगी? अगले दिन रविवार था। आलोक ने हमें अपने घर दावत पर बुलाया था। आलोक का परिवार एक संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली था। जब हम उनके घर पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर मेरी आंखें भर आईं। आलोक का घर पुरानी दिल्ली के पास नहीं बल्कि नोएडा के एक शांत इलाके में था। लेकिन घर के अंदर का माहौल वह बिल्कुल वैसा था जैसा मेरे बचपन की यादों में था। जैसे ही हमने दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाजा किसी नौकर ने नहीं बल्कि आलोक के पोते ने खोला। 8 साल का एक प्यारा सा बच्चा। उसने हमें देखते ही झुककर हमारे पैर छुए और कहा, नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी जी। मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। अमेरिका में मेरे अपने पोते मुझे हाय राजेश या हेलो ग्रैंडपा कहते हैं। वहां पैर छूना तो दूर, वे आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और कभी कभी तो जवाब भी नहीं देते। और यहाँ यह संस्कार, यह आदर, मेरी आंखें भर आईं। मैंने कांपते हाथों से उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। अंदर घुसते ही आलोक और उसकी पत्नी ने हमारा स्वागत किया। उनका घर लोगों से भरा हुआ था। आलोक का बेटा, बहू, बेटी, दामाद और उनके बच्चे सब एक साथ थे। रविवार का दिन था और पूरा परिवार एक छत के नीचे था। अमेरिका में बच्चे साल में एक बार थैंक्सगिविंग पर मिलते हैं और वह भी एक औपचारिकता होती है। यहाँ यह हर रविवार की कहानी थी। सुनीता, जो अमेरिका में डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी, आज खिलखिलाकर हंस रही थी। आलोक की बहू और बेटी ने उसे घेर रखा था। वे उससे अमेरिका के बारे में नहीं पूछ रही थीं, बल्कि उसे अपनी साड़ियों के डिजाइन दिखा रही थीं और घर की बनी मिठाई खिला रही थीं। मैंने देखा कि सुनीता के चेहरे पर वह चमक लौट आई है जो 15 साल पहले खो गई थी। खाने की मेज पर तो जैसे उत्सव था। राजमा, चावल, कढ़ी, पनीर और ताजी रोटियां, और सबसे बड़ी बात खाना परोसने का प्यार। अरे राजेश भाई, एक रोटी और लो, आलोक की पत्नी ने आग्रह किया। नहीं भाभी जी, पेट भर गया है, मैंने कहा। पेट भरा है, मन तो नहीं भरा ना? यह अमेरिका का पिज्जा बर्गर नहीं है, यह घर का खाना है। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली में एक और रोटी रख दी। उस एक निवाले में जो स्वाद था वह किसी भी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता था। वह स्वाद अपनेपन का था। खाने के बाद हम सब ड्राइंग रूम में बैठे। मैंने आलोक के बेटे, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था, से पूछा, बेटा, तुमने कभी अमेरिका जाने का नहीं सोचा? तुम्हारे लिए तो वीज़ा बहुत आसान है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंकल, 10 साल पहले सोचा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि भारत में क्या हो रहा है। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सबका सबसे बड़ा ऑफिस भारत में है। हम यहाँ अमेरिका से बेहतर कमा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। शाम को जब मैं थककर घर आता हूँ तो माँ के हाथ की चाय मिलती है। क्या अमेरिका मुझे यह दे सकता है? उसका सवाल सीधा मेरे दिल पर लगा। मैं निरुत्तर था। उसने सही कहा था। हमने डॉलर कमाए, लेकिन हमने जीवन खो दिया। अगले दिन हमने एक और चमत्कार देखने का फैसला किया। हमें वाराणसी काशी जाना था। मैंने सोचा कि हम फ्लाइट लेंगे, लेकिन आलोक ने जिद की। राजेश, तूने बहुत हवाई जहाज देखे हैं, इस बार तू वंदे भारत से जा। तुझे पता चलेगा कि भारतीय रेल अब वो पुरानी छुक छुक गाड़ी नहीं रही। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। मेरे दिमाग में भारतीय ट्रेनों की वही पुरानी तस्वीर थी, गंदगी, भीड़ और बदबूदार शौचालय। लेकिन जब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। स्टेशन नहीं, यह तो एयरपोर्ट जैसा लग रहा था। एस्केलेटर, डिजिटल स्क्रीन, साफ सुथरा फर्श और सुरक्षा व्यवस्था। और फिर वह आई, वंदे भारत एक्सप्रेसेस।
सफ़ेद और नारंगी रंग की वह ट्रेन किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं लग रही थी। उसका डिज़ाइन, उसकी चमक, सब कुछ विश्वस्तरीय था। जैसे ही हम ट्रेन के अंदर चढ़े, ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो गए। अंदर की हवा में एक ताजगी थी। सीटें घूमने वाली थीं, बिल्कुल हवाई जहाज की बिजनेस क्लास जैसी। ट्रेन ने चलना शुरू किया। मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी। 1 मिनट, 2 मिनट, और स्क्रीन पर स्पीड दिखने लगी 100, 120, 130, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस सफ़र में पहले 12-14 घंटे लगते थे, अब वह चंद घंटों में पूरा हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, ट्रेन में कोई झटका नहीं था। मैंने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और वह छलका तक नहीं। मेरे बगल में एक नौजवान बैठा था जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा, यह ट्रेन तो कमाल की है। यह जापान से मंगवाई है क्या? वह नौजवान हंसा और बोला, नहीं अंकल, यह मेड इन इंडिया है। इसका एक एक पुर्जा, इसका डिज़ाइन, इसकी इंजीनियरिंग, सब कुछ हमारे अपने इंजीनियरों ने चेन्नई की फैक्ट्री में बनाया है। अब हम दुनिया से तकनीक मांगते नहीं हैं, हम दुनिया को तकनीक दिखाते हैं। मेड इन इंडिया। यह शब्द सुनकर मेरा सीना गर्व से फूल गया। मुझे याद आया जब मैं अमेरिका में काम करता था तो मेरे गोरे सहकर्मी मजाक उड़ाते थे कि भारत में तो सपेरे और बैलगाड़ी हैं। काश मैं उन्हें आज यह दिखा पाता। वाराणसी पहुंचने पर एक और सुखद धक्का लगा। वह पुराना, तंग और गंदा स्टेशन अब इतिहास बन चुका था। और शहर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। मैंने सुना था कि मोदी जी ने इसे बनवाया है, लेकिन जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो मैं मंत्रमुग्ध रह गया। गंगा घाट से सीधे मंदिर तक का वह विशाल गलियारा, सफाई ऐसी कि आप जमीन पर बैठ जाएं, और दिव्यता ऐसी कि नास्तिक का सिर भी झुक जाए। शाम को गंगा आरती के समय हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में धक्का मुक्की नहीं थी, एक लय थी। जब हजारों दिए एक साथ जले और मंत्रोच्चार गूंजा तो मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है। अमेरिका में हम रविवार को चर्च या मंदिर जाते थे, लेकिन वह सिर्फ एक सामाजिक मिलन होता था। यहाँ हवा में ईश्वर था। सुनीता घाट की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। मैं घबरा गया। क्या हुआ सुनीता, तुम ठीक हो? उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा, राजेश, मैं खुशी से रो रही हूँ। मुझे लगा था कि मैं मरने से पहले कभी यह शांति महसूस नहीं कर पाऊंगी। अमेरिका में हमारे पास बड़ा घर है, लेकिन वह घर खाली है। यह घाट पर इतनी भीड़ है, फिर भी मेरा मन शांत है। मुझे वापस नहीं जाना राजेश। मुझे उस सोने के पिंजरे में वापस नहीं जाना। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम वाकई वापस जाने के लिए आए थे? अगले पड़ाव के लिए हमने अपने पैतृक गांव जाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जिसे मैं 40 साल पहले छोड़ गया था, क्योंकि वहां बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी और रोजगार नहीं था। मेरे मन में डर था। सुनीता शहर की लड़की थी, क्या वह गांव की धूल और गर्मी बर्दाश्त कर पाएगी? हमने एक टैक्सी किराए पर ली और गांव की तरफ बढ़े। हाईवे से नीचे उतरते ही मैं गड्ढों के झटकों का इंतजार करने लगा, लेकिन झटके नहीं आए। गांव तक जाने वाली सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की बनी हुई थी। दोनों तरफ हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। जब हम गांव पहुंचे तो मुझे लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूं। कच्चे मकान कहाँ गए? खपरैल की छतें कहाँ गईं? हर तरफ पक्के मकान थे। कई छतों पर सोलर पैनल लगे हुए थे। बिजली के खंभे हर घर तक पहुंच रहे थे। मेरे चचेरे भाई रमेश ने हमें पहचाना और दौड़कर गले लगाया। अरे राजेश भैया, इतने सालों बाद, आओ आओ। रमेश का घर पक्का था और बाहर एक ट्रैक्टर खड़ा था। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वह थी उसके हाथ में स्मार्टफोन, और सिर्फ उसके हाथ में नहीं, गांव के हर व्यक्ति के हाथ में। शाम को हम चौपाल पर बैठे। मैंने रमेश से पूछा, रमेश, खेतीबाड़ी कैसी चल रही है? सुना है बहुत दिक्कतें हैं किसानों को। रमेश ने हंसते हुए अपना फोन दिखाया। भैया, दिक्कतें तो हर जगह होती हैं, लेकिन अब हम अनपढ़ किसान नहीं रहे। देखो, इस ऐप पर मुझे पता चल जाता है कि कल बारिश होगी या नहीं। मैं अपनी फसल का दाम ऑनलाइन चेक करता हूँ और बिचौलियों को नहीं, सीधे मंडी में बेचता हूँ या फिर कंपनियों को।
सरकार ने अब सीधा पैसा हमारे खाते में डालना शुरू कर दिया है। कोई बीच में खाने वाला नहीं बचा। तभी वहां गांव का एक और लड़का आया। उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। रमेश ने परिचय कराया, यह मेरा बेटा है, मुकेश। यह शहर में काम नहीं करता, यही गांव से काम करता है। गांव से? मैंने हैरानी से पूछा। जी ताऊ जी, मुकेश ने कहा। हमारे गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट आ गया है। मैं यहां बैठकर अमेरिका की एक कंपनी के लिए कोडिंग करता हूं। वर्क फ्रॉम होम। शहर का प्रदूषण और खर्चा क्यों झेलूं जब मैं अपनी खुली हवा और अपने परिवार के साथ रह सकता हूं? मैं सन्न रह गया। गांव में हाई स्पीड इंटरनेट और फ्रीलांसिंग। मैं अमेरिका में बैठकर सोचता था कि भारत के गांव पिछड़े हुए हैं, लेकिन यह तो गांव भी ग्लोबल हो गए थे। रात को जब हम छत पर लेटे थे तो आसमान तारों से भरा हुआ था। अमेरिका के शहरों में लाइट पॉल्यूशन की वजह से तारे नहीं दिखते। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से भजन की आवाज आ रही थी। सुनीता ने करवट बदली और कहा, राजेश देखो, सामने वाले नीम के पेड़ को देखो। याद है हमारी शादी के बाद हम ऐसे ही छत पर सोया करते थे? हाँ, मैंने कहा। सब याद है राजेश, उसकी आवाज गंभीर हो गई। वहां अमेरिका में अगर हमें हार्ट अटैक आया तो एम्बुलेंस आने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन कोई पड़ोसी देखने नहीं आएगा। यहां अगर मुझे हल्की सी खरोंच भी आई तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। हम वहां क्या कमा रहे हैं और यहां क्या छोड़ आए हैं? मैं उस रात सो नहीं पाया। मेरा दिमाग तुलना कर रहा था। अमेरिका, पैसा, सुविधा, लेकिन डर, अकेलापन और बेगानापन। भारत, अपनापन, विकास, सुरक्षा और एक ऐसा समाज जो आपको गिरने नहीं देता। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। मुझे अपनी पुरानी जमीन के कागजात ठीक करवाने थे। मैंने सुना था कि भारत में सरकारी काम यानी रिश्वत और महीनों के चक्कर। क्या यह नया भारत सरकारी दफ्तरों को भी बदल पाया है या भ्रष्टाचार अभी भी दीमक की तरह लगा हुआ है? यह देखना अभी बाकी था और यही तय करने वाला था कि हम यहाँ रुकेंगे या वापस उस अकेलेपन में लौट जाएंगे। अगली सुबह मुझे एक ऐसी जगह जाना था जिसका नाम सुनते ही पुराने भारत में लोगों के पसीने छूट जाते थे। सरकारी दफ्तर। मुझे अपनी पुश्तैनी जमीन के कुछ कागजात ठीक करवाने थे। मुझे याद था कि 30 साल पहले जब पिताजी जीवित थे तो एक छोटे से काम के लिए उन्हें महीनों पटवारी के पीछे घूमना पड़ता था। रिश्वत दिए बिना फाइल 1 इंच भी नहीं सरकती थी। मैंने अपनी जेब में कुछ एक्स्ट्रा कैश रख लिया। मुझे लगा कि इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। सुनीता ने मुझे रोका। राजेश, तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा। सुनीता, यह भारत है। यह नियम बदलते होंगे, लेकिन नियत नहीं बदलती। काम करवाना है तो चढ़ावा तो चढ़ाना ही पड़ेगा। मैं तहसील कार्यालय पहुंचा। बाहर भीड़ तो थी, लेकिन वह बेतरतीब नहीं थी। मैंने देखा कि दलालों ब्रोकर्स का वह झुंड गायब था जो पहले गेट पर ही आपको घेर लेता था। मैंने एक काउंटर पर जाकर पूछा, भाई साहब, मुझे अपनी जमीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज करवाना है, किससे मिलूं? उसने दीवार पर लगे एक QR कोड और वेबसाइट की तरफ इशारा किया। बाबूजी, सब ऑनलाइन है। आप जन सुविधा केंद्र चले जाइए या खुद फोन से कर लीजिए। किसी अधिकारी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं अंदर गया और संबंधित अधिकारी के केबिन में पहुंचा। मैंने डरते डरते अपनी फाइल उनके सामने रखी और अपनी जेब में हाथ डाला। नोट निकालने के लिए तैयार था। अधिकारी, जो एक युवा महिला थीं, उन्होंने मेरी फाइल देखी और कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया। सर, आपके कागजात तो पूरे हैं, बस आधार कार्ड लिंक करना है। एक OTP आएगा, बता दीजिए। मैंने OTP बताया। 2 मिनट बाद प्रिंटर की आवाज आई। उन्होंने एक कागज निकालकर मेरे हाथ में थमाया। हो गया सर, यह लीजिए आपका अपडेटेड रिकॉर्ड। मैं सन्न रह गया। हो गया? बस कोई और सेवा शुल्क? मेरा इशारा रिश्वत की तरफ था। अधिकारी समझ गईं। वह मुस्कुराईं और बोलीं, अंकल जी, वो जमाना गया। अब सब कुछ पारदर्शी है। ऊपर से नीचे तक सिस्टम बदल चुका है। हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। आप जाइए, आराम कीजिए। मैं दफ्तर से बाहर निकला तो मेरे पैर कांप रहे थे। यह डर के मारे नहीं, बल्कि खुशी और शर्मिंदगी के मारे कांप रहे थे।
मुझे शर्म आई कि मैंने अपने देश के बारे में ऐसा सोचा। जिस सिस्टम को मैं सड़ा गला मानकर भाग गया था, उसने खुद को साफ कर लिया था। शाम को हम दिल्ली वापस आ गए। हमारी वापसी की फ्लाइट में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। वो 3 दिन मेरे जीवन के सबसे भारी दिन थे। अगले दिन आलोक मुझे एक स्टार्टअप हब ले गया। वह मुझे दिखाना चाहता था कि भारत का युवा अब नौकरी मांगता नहीं, नौकरी देता है। एक बड़े से हॉल में सैकड़ों नौजवान लैपटॉप खोले बैठे थे। कोई खेती के लिए ड्रोन बना रहा था, तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर काम कर रहा था। वहां मेरी मुलाकात 25 साल के एक लड़के आर्यन से हुई। आर्यन ने अभी अभी IIT ईस्ट से पढ़ाई पूरी की थी। मैंने उससे पूछा, बेटा, तुमने कैंपस प्लेसमेंट में विदेशी कंपनी क्यों नहीं चुनी? तुम्हें तो लाखों का पैकेज मिल जाता, अमेरिका जा सकते थे। आर्यन की आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने कहा, अंकल, अमेरिका जाकर मैं क्या करता? किसी और के देश को बनाता। वहां मैं हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन रहता। लेकिन यहां मैं जो बनाऊंगा वह मेरे देश के काम आएगा। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ी ताकत है। अगले 10 साल भारत के हैं। मैं इस क्रांति का दर्शक नहीं, खिलाड़ी बनना चाहता हूं। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। यह आत्मविश्वास, यह हम में क्यों नहीं था? हम क्यों डरे हुए थे? हम क्यों भाग गए थे? उस रात पैकिंग शुरू करने का समय आ गया था। हमारे सूटकेस बिस्तर पर खुले पड़े थे। सुनीता धीरे धीरे कपड़े तह कर रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह खामोश थी। मैंने एक शर्ट उठाई और सूटकेस में रखी। फिर मैंने उसे वापस निकाल लिया। मेरे हाथ रुक गए। मैंने सुनीता की तरफ देखा। सुनीता, मैंने धीरे से पुकारा। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, बस अपने काम में लगी रही। लेकिन मैंने देखा कि एक आंसू उसकी गाल पर गिरकर साड़ी में जज़ब हो गया। क्या हम सच में वापस जा रहे हैं? मैंने पूछा। सुनीता रुकी। उसने सूटकेस का ढक्कन जोर से बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। राजेश, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे उस सन्नाटे से डर लगता है। मुझे उस अकेलेपन से डर लगता है। यहाँ देखो, शोर है, धूल है, थोड़ी भीड़ भी है, लेकिन यह जीवन है। यहाँ अगर मैं बीमार पड़ी तो 100 हाथ मुझे संभालने के लिए आगे आएंगे। वहाँ अगर मैं मर गई तो शायद 2 दिन तक किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। राजेश, हमने 40 साल पैसे के पीछे भागकर देख लिया। हमने बड़े घर, बड़ी गाड़ियां सब देख लीं। लेकिन क्या हमें एक पल का भी सुकून मिला? यह पिछले 1 महीने में हम जितना हंसे हैं, उतना पिछले 10 साल में नहीं हंसे। यह देश बदल गया है राजेश। यह अब वो लाचार भारत नहीं है। यह हमें अपना सकता है। क्या हम अपनी बाकी जिंदगी अपने वतन की मिट्टी में नहीं बिता सकते? उसकी बातें मेरे दिल के उस कोने को छू गईं जिसे मैंने बरसों से बंद कर रखा था। मुझे याद आया सिएटल का वह मॉल, वह डर, वह डॉक्टर की वेटिंग लिस्ट। और फिर मुझे याद आया वंदे भारत की रफ्तार, वह गांव का डिजिटल किसान, वह बिना रिश्वत का दफ्तर और वह आर्यन का आत्मविश्वास। मैंने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर हमारी वापसी की फ्लाइट की टिकटें थीं, कन्फर्म। मैंने सुनीता की आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। मेरे अंदर का डर, मेरी सारी शंकाएं, मेरा सारा मोह अब खत्म हो चुका था। मैंने कैंसिल बुकिंग के बटन पर उंगली रखी। एक पल के लिए हाथ कांपा। अमेरिका छोड़ना आसान नहीं था। वहां हमारी सारी जमा पूंजी थी, हमारा सोशल सिक्योरिटी था। लेकिन फिर मैंने सोचा पूंजी तो दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन समय और सुकून? मैंने बटन दबा दिया। आपकी टिकट कैंसिल कर दी गई है। मैंने फोन सुनीता को दिखाया। वह एक पल के लिए सन्न रह गई और फिर उसने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे हम 40 साल पहले पहली बार मिले हों। हम घर आ गए हैं सुनीता, मैंने कहा। हम घर आ गए हैं। अगले दिन हमने आलोक और उसके परिवार को यह खबर दी। घर में जैसे दिवाली मन गई। सबने हमें गले लगाया। आलोक ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, देर आए दुरुस्त आए मेरे दोस्त। शेर कितना भी जंगल में घूमे, शाम को मांद में ही लौटता है। हमने निर्णय लिया कि हम अपनी बची हुई जिंदगी भारत की सेवा में लगाएंगे। मैं अपने इंजीनियरिंग के अनुभव से गांव के बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाऊंगा। सुनीता ने तय किया कि वह अनाथालय में बच्चों को पढ़ाएगी।
आज यह कहानी लिखते समय मैं अपने गुरुग्राम वाले घर की बालकनी में बैठा हूँ। शाम हो रही है। पास के मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही है। पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके शोर में मुझे संगीत सुनाई दे रहा है। मैं उन सभी भारतीयों से कहना चाहता हूँ जो विदेशों में बसे हैं, जो मेरी तरह वहाँ की चकाचौंध में खो गए हैं या जो वहाँ की मजबूरियों में फंसे हैं। सुनो, भारत अब बदल चुका है। इसे अब तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, इसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। जिस पश्चिम को तुम स्वर्ग मानते हो, वह धीरे धीरे डूब रहा है। वहाँ परिवार टूट रहे हैं, समाज बिखर रहा है और सुरक्षा एक सपना बन गई है। और जिस भारत को तुम छोड़ आए थे, वह अब सूरज की तरह उग रहा है। यहाँ सड़कें बन रही हैं, गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं और सबसे जरूरी बात, यहाँ संस्कार आज भी जीवित हैं। मत डरो वापस आने से। मत सोचो कि यहाँ कैसे एडजस्ट करोगे। यह तुम्हारी माँ है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की गोद में उसे जगह मिल ही जाती है। हमने 40 साल गंवा दिए उस मृगतृष्णा मिराज के पीछे भागते हुए। तुम मत गंवाना। अपना देश अपना होता है, अपनी मिट्टी अपनी होती है और गर्व से कहो कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने दुनिया को योग दिया और जो अब दुनिया को भविष्य दिखा रहा है। वतन वापसी का सुकून शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत,